तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ठीक होंगे और अब हमेशा अच्छे रहिए। थोड़ा देश के हालात जिस तरीके के आजकल चल रहे हैं उस वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा सतर्क रहिए, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों को देखते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। और एक वीडियो मतलब एक चैनल है, अगर आप उससे संबंधित हैं, अगर आप थोड़ा बाहरी दुनिया में अगर आपका ध्यान रहता है, ऐसी चीज़ों को सुनने में अगर अब आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, या सूजी है फैक्ट करके आप सर्च करके आप यहाँ से कुछ मनोरंजन की चीज़ें देख सकते हैं। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप इन्हें छोड़ भी सकते हैं, कोई आपका कुछ ऐसा तो है नहीं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमने पिछली वीडियो में ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी को देख लिया है, आज की वीडियो में हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी को देखेंगे। अब जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, यानी कि इतने से ही क्लियर हो गया कि क्या मामला है, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में ब्राइट फील्ड यानी कि जो भी स्पेसिमेन है उस स्पेसिमेन का जो बैकग्राउंड होगा वो तो ब्राइट होगा, लेकिन जो स्पेसिमेन है वो डार्क होगा। ऐसा ब्राइट फील्ड में था। डार्क फील्ड में इसका जस्ट अपोजिट है, जो उसका बैकग्राउंड है वो तो डार्क होगा, लेकिन जो उसका स्पेसिमेन है, जो वो ऑब्जेक्ट है, वो आपका ब्राइट होगा, यानी कि लाइट वाला होगा, मतलब चमकेगा। सिंपल सा कहना ये है। तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में बैकग्राउंड आपका ब्राइट था, लेकिन जो आपका स्पेसिमेन है वो आपका डार्क था। और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में आपका बैकग्राउंड डार्क होता है और जो स्पेसिमेन होता है वो आपका ब्राइट होता है। इतना सा कॉन्सेप्ट है, आपको मैंने फिगर के माध्यम से भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इन्हीं चीज़ों को हम जरा सा क्या करेंगे, फारसी लैंग्वेज में देखेंगे, क्योंकि सभी का विश्वास फारसी लैंग्वेज पे ज़्यादा है जबकि हमारी मातृभाषा पे कम। तो मातृभाषा में एक्सप्लेन करते हुए फारसी लैंग्वेज को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी इज अ टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ लिविंग अनस्टेन्ड सेल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि सिंपल सा कहना है कि माइक्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज करके हम लिविंग अनस्टेन्ड सेल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, उसको हम देख सकते हैं, उसको एग्जामिन कर सकते हैं। क्या क्या बोलेंगे आप बताइए। हाँ मालिक, थोड़ा और गिर जाओ ना, और लाड प्यार में डूब जाओ, ऐसा कर उसमें घुस ही जाओ। नहीं तक नहीं नहीं, बस चीज़ों को बस कहने की कोशिश कर रहा था। माफ़ करना भैया, माफ़ करना, गुस्सा ना करा, ठीक है। इन दिस माइक्रोस्कोपी द स्पेसिमेन इज ब्राइटली इल्यूमिनेट वाइल द बैकग्राउंड इज डार्क। तुम देखो मत रे, ऐसे देखो मत, मेरे को हंसी आ रही है, सच बता रहा। कंसंट्रेट। हाँ, तो ये कहने का मतलब है कि इस माइक्रोस्कोपी में जो स्पेसिमेन है वो ब्राइटली इल्यूमिनेट हो जाता है, ठीक है। मतलब बहुत अच्छी तरीके से प्रकाशित किया जाता है। इल्यूमिनेट मतलब रोशन करना, वही मतलब बहुत अच्छी तरीके से प्रकाशित हो जाता है स्पेसिमेन, जबकि जो बैकग्राउंड होता है वो डार्क होता है। वाइल यानी कि जबकि, द बैकग्राउंड इज डार्क, जबकि उसका जो बैकग्राउंड है वो डार्क होता है। यानी कि इस माइक्रोस्कोपी में जो स्पेसिमेन है वो तो बहुत अच्छी तरीके से प्रकाशित हो जाता है, लेकिन जो उसका बैकग्राउंड है वो डार्क रहता है। वही चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, वही चीज़ मैंने आपको सामने दिखाई भी है। आपको यहाँ पे मैंने दोनों का कंपैरिजन भी दिखा दिया है, ब्राइट फील्ड भी दिखा दिया है, डार्क फील्ड भी दिखा दिया है। ब्राइट फील्ड में देख सकते हैं क्या हाल है और डार्क फील्ड में भी देख सकते हैं। ब्राइट फील्ड में जो उसका बैकग्राउंड है वो ब्राइट है, लेकिन जो स्पेसिमेन है वो डार्क है, जबकि डार्क फील्ड में उसका बैकग्राउंड डार्क है, जो स्पेसिमेन है वो ब्राइट है। कॉन्सेप्ट क्लियर, बात ख़त्म। देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, डार्क डार्क ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर ही है, वरना पीछे जाके एक बार सुन लीजिएगा। और ये भी आपका पता ही क्या है, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। ये भी एक तरीके का लाइट माइक्रोस्कोप ही है। आपको पता ही होगा कि ये सब आपके ऑप्टिकल या लाइट माइक्रोस्कोप के ही पार्ट है। तो बात खत्म, ये चीज़ें कॉमन है, आप जानते होंगे। चलिए ये खत्म। अब बात करते हैं जरा इसके प्रिंसिपल की, कि क्या प्रिंसिपल पर वर्क करता है। बहुत ही सिंपल सा है, इसी प्रिंसिपल को तो मुझे समझाना है आपको। आइए देखिए। तो
सबसे पहले तो आप प्रिंसिपल क्लियर कर लीजिए। फेसबुक पे लोग मैसेज कर रहे थे कि जो पिछली वीडियो है उसमें आपने प्रिंसिपल सही से नहीं बताया था। यार प्रिंसिपल मतलब आप क्या समझ रहे हैं? प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है? सिद्धांत मतलब कि वो किस सिद्धांत पर वर्क कर रहा है। तो वो चीज़ें तो मैंने बहुत चिल्ला चिल्ला के बताई है ना, तो वही सेम कंडीशन है। अब ऐसा कुछ तो नहीं है कि जो मैंने, अगर मान लीजिए बाय द वे मैंने ऊपर हेडिंग नहीं डाली हो कि ये इसका प्रिंसिपल है, तो क्या आप पहचान नहीं पाएंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या है, यानी कि सिद्धांत क्या है, ये किस सिद्धांत के ऊपर वर्क कर रहा है। अब जैसे देखिए, इसको देख लीजिए, जो चीज़ मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, इसमें कोई कुछ खास ऐसा नहीं है। सब कुछ आपके ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के जैसा ही है, कुछ भी बदलेगा नहीं। और माइक्रोस्कोप तो बदलेगी ही नहीं। माइक्रोस्कोप के अंदर का जो मैकेनिज़्म है, ठीक है, वो मैकेनिज़्म में ज़रा सा चेंजेस हो जाता है। वही ज़रा सा चेंज आपको समझना है कि यहाँ पर क्या होता है। चलिए अब देखिए, ध्यान से चीज़ें समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? हम समझा रहे हैं प्यार से, आप समझेंगे भी प्यार से, बस कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? अब सुनिए, ये है आपका जो ये वाला पार्ट है, ये जो दिख रहा है, ये आपके डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का अंदर का मैकेनिज़्म वाला पार्ट है। अरे अंदर का क्या, मतलब नॉर्मल सा मैकेनिज़्म है ये। इस मैकेनिज़्म पे आपका डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी वर्क करता है। इस मैकेनिज़्म के ऊपर आपका ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी वर्क करता है। ब्राइट फील्ड में आपको चीज़ें पता ही थी कि ये जो लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स यहाँ से निकलता है, कंडेंसर लेंस के ऊपर पड़ता है। कंडेंसर लेंस क्या करती है, उसको और कंडेंस करती है। कंडेंस करने के बाद वो जाके आपके स्टेज के ऊपर रखे स्पेसिमेन पर गिरता है, और स्पेसिमेन से गिरकर वो लाइट आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस पर जाती है, जहाँ से ऑब्जेक्टिव लेंस का जो पावर होगा उसके हिसाब से वो उसको और गुना बड़ा कर देगा, यानी कि उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करके और उसको बड़ा कर देगा, और फिर वो आपकी आईपीस के माध्यम से वो इमेज को देख ली जाती है। यही कॉन्सेप्ट था, यही प्रिंसिपल था। चलिए अब बात करते हैं डार्क फील्ड की। उसमें देखिए क्या होता है, चीज़ें वही हैं, वैसे ही लाइट है, वैसे ही आपका कंडेंसर लेंस है, वही स्पेसिमेन, वही ऑब्जेक्टिव लेंस, वही आईपीस, कुछ बदलेगा नहीं। बदलता सिर्फ इतना है कि इसमें लाइट सोर्स और कंडेंसर लेंस के बीच में वो एक ओपेक्यू डिस्क होता है, ठीक है? मतलब ऐसे समझिए, एक चीज़ होती है जो लाइट सोर्स और कंडेंसर लेंस के बीच में होती है, और जो लाइट यहाँ से जा रही है उस लाइट को पूरी तरीके से कंडेंसर लेंस पर नहीं जाने देती है। जो उसका सेंटर वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट है, उस बीच वाली लाइट को वो रोक लेती है। वो जो ओपेक्यू डिस्क है वो बीच की लाइट को रोक के रखता है और लाइट को साइड से जाने देता है। तो अब आप बात समझ गए होंगे इन दोनों में क्या अंतर है। इन दोनों में एक छोटा सा अंतर है कि यहाँ पे ओपेक्यू डिस्क लग जाता है, जिसकी वजह से पूरी लाइट जो लाइट सोर्स से निकल रही है वो आपकी कंडेंसर के ऊपर नहीं पड़ती है, सिर्फ साइड साइड से लाइट पड़ती है। जबकि ब्राइट फील्ड में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे कोई डिस्क विस्क नहीं है, पूरी लाइट कंडेंसर में पड़ती है, फिर वहाँ से कंडेंस होकर स्पेसिमेन, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर हम आईपीस से देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब मैं अकेला ब्राइट मतलब डार्क फील्ड को समझा रहा हूँ। अब मैंने अब तक आपको कंपैरिजन में समझाया था, अब अकेला समझा रहा हूँ। ध्यान से समझ लीजिएगा, प्रिंसिपल आराम से समझ में आ जाएगा। ये आपकी लाइट सोर्स है, यहाँ से जब लाइट निकलती है तो ओपेक्यू डिस्क नाम का एक कोई चीज़ है, मान लीजिए कोई चीज़ है, उसके माध्यम से आपकी जो सेंटर ऑफ लाइट है, ये जो आपकी जो दो तीर दिख रही है, इस वाली लाइट को, सेंटर ऑफ लाइट को ये रोक देती है, ठीक है? इसको रोक देती है, सिर्फ साइड साइड से जो लाइटें हैं उनको ही जाने के लिए परमिशन देती है। एक तरीके से ऐसे आप समझ सकते हैं। वो लाइट आपकी कंडेंसर लेंस पे गिरती है, फिर वो वहाँ से कंडेंस होके जो स्टेज के ऊपर स्पेसिमेन रखा है उस स्पेसिमेन के ऊपर जाती है, ठीक है? अब सुनिए, अब क्या होता है, जो लाइट आपकी स्पेसिमेन से टकराती है वो आपकी स्कैटर्ड होकर फैलकर आपके ऑब्जेक्टिव लेंस पर चली जाती है, ठीक है?
जो लाइट आपकी स्पेसिमेन से टकराती है वो स्कैटर्ड होकर फैल कर आपके ऑब्जेक्टिव लेंस पे जाती है, फिर वहाँ से आपका मल्टीप्लाई होकर आपका फिर आपके आईपीस के माध्यम से आप देख लेते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल सा कहना है कि जो लाइट आपके स्पेसिमेन से टकराएगी वो आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस पे जाती है और फिर आपका इमेज आईपीस के माध्यम से आप देखते हैं, और जो लाइट उससे नहीं टकराती है वो वैसे ही आगे निकल जाती है। तो ये जो साइड के जो दो तीर हैं वो ये दिखा रहे हैं कि ये लाइट स्पेसिमेन से नहीं टकराई है तो ये आगे की तरफ निकल गई है। जो टकराई है वो आपकी कहाँ गई है, वो भी आपको दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस पे गई है। फिर ऑब्जेक्टिव लेंस अपने पावर के अनुसार उस इमेज को उतना गुना बड़ा करेगा जितना उस ऑब्जेक्टिव लेंस का पावर होगा, और फिर जो आईपीस का पावर होगा वो उस ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा मल्टीप्लाई किए गए इमेज को और ज़्यादा बड़ा करेगा जितना आईपीस का पावर होगा। ये सब चीज़ें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दी थी, एक बार बोल ही दे रहा हूँ। मान लीजिए वो आपका 40x का आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है तो वो उस इमेज को 40 गुना बड़ा कर देगा, और फिर जो आपका ऊपर आईपीस होता है वो नॉर्मली 10x का होता है तो वो 40 गुणे 10 यानी कि 400 गुणा मतलब 400 गुना बड़ा इमेज आपको आईपीस में दिखाई देगा। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अब वही चीज़ इंग्लिश में पढ़ेंगे, यही इसका प्रिंसिपल है, समझ में आ गया होगा। इस प्रिंसिपल में एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है कि यहाँ पे ओपेक्यू डिस्क लगता है जो लाइट को रोक देता है, सेंटर ऑफ लाइट को रोक देता है और साइड से लाइट को जाने देता है। माफ़ कीजिएगा, बोलते बोलते गला पकड़ लेता है, मतलब काहे है मालिक, यही है आपका। जब गला पकड़ लेता है तो आप निकल लिया करिए, हम हैं ना मालिक, हम बता देंगे। मतलब तुम इनडायरेक्टली हमारी बेइज्जती कर रहे हो, मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि हमारे रहने और ना रहने का कोई फ़र्क नहीं है ना। चलो ठीक है बेटा, जल्दी हम नया एडिटर खोजते हैं, हमारा भाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। प्रेम मालिक, इतना हमको प्रेम मिलता है ना जनता का, आपको इतना मिल ही नहीं सकता ना, इसलिए इसे मालिक जलन कहते हैं। ठीक है, इसे ही प्योर जलन कहते हैं। ठीक है भैया, बस अब बताएंगे हम तुमको। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी यूजेज अ लाइट माइक्रोस्कोप, यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप को भी हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के रूप में यूज कर सकते हैं। कैसे? विथ एन एक्स्ट्रा ओपेक्यू डिस्क। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कोई लाइट माइक्रोस्कोप है, उसमें कंडेंसर लेंस के जस्ट नीचे यानी कि लाइट सोर्स और कंडेंसर लेंस के बीच में अगर हम ओपेक्यू डिस्क लगा दे रहे हैं तो उसी माइक्रोस्कोप को हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के भी तौर पे यूज कर सकते हैं। यही मानसिकता बताई जा रही है, यही प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल में मेन रीज़न कौन आ रहा है? ओपेक्यू डिस्क, और कुछ नहीं है इसमें। एक ही सा सामान्य सी बात है, ओपेक्यू डिस्क आपका मेन रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, मतलब एक तरीके से आप ये भी कह रहे हैं कि जो आप ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप पढ़े हैं उस ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप को भी हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप की तरफ यूज कर सकते हैं। क्या करना है? सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है, लाइट सोर्स और कंडेंसर के बीच में ओपेक्यू डिस्क लगा देनी है, ख़त्म। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, विथ एन एक्स्ट्रा ओपेक्यू डिस्क अंडर एथ द कंडेंसर लेंस, यानी कि कंडेंसर लेंस के नीचे एक एक्स्ट्रा ओपेक्यू डिस्क लगा देंगे तो आपकी जो लाइट माइक्रोस्कोप है या ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है उसको भी हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप की तरह यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप हिंदी में लिख लीजिएगा। और सुनिए, और करके बताया गया, यानी कि या तो आप ये काम करिए या एक तरीका और है, या अ स्पेशल कंडेंसर लेंस हैविंग अ सेंट्रल ब्लैक्ड आउट एरिया। ठीक है, यानी कि इसके अलावा भी अगर आप ओपेक्यू डिस्क नहीं लगाना चाहते हैं तो एक स्पेशल तरीके का कंडेंसर लेंस आता है जिसमें जो बीच वाला पार्ट है, जो सेंट्रल पार्ट है, वो ब्लैक्ड आउट होता है, यानी कि पूरी तरीके से रंगा हुआ रहता है, उसमें से रोशनी क्रॉस नहीं होगी। यानी कि कहने का सेंस यहाँ पे भी वही हो गया कि वो जो कंडेंसर लेंस है वो बीच में से रंगा हुआ होता है तो उसमें भी जो लाइट है वो साइड से ही इंटर करेगी।
करेगी, यानी कि एक तरीके से यहाँ पे उसमें खुद से ही लगा हुआ ओपेक्यू डिस्क आता है। बात समझ गए ना क्या कहना चाह रहा? मैं ये कहना चाह रहा कि जो कंडेंसर लेंस है वो एक स्पेशल टाइप का आता है, एक स्पेशल टाइप का कंडेंसर लेंस आता है जिसमें जो सेंट्रल पार्ट होता है वो ब्लैक्ड आउट होता है, पूरी तरह से रंगा हुआ होता है, उसमें से लाइट क्रॉस नहीं होगी। तो जब लाइट क्रॉस नहीं होगी तो लाइट उसके कंडेंसर लेंस के सिर्फ साइड से जाती है। और हमने अभी भी यही जाना कि जो ओपेक्यू डिस्क है वो क्या करता है, वो सेंटर ऑफ लाइट को रोकता है, साइड से लाइट को जाने देता है। तो वही काम तो ये भी कर रहा है, तो बात बराबर हो गई। समझ गए आप? देखिए ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी तो इस चीज़ों को आप छोड़ दीजिएगा, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि इसके अलावा भी चाहे तो आप ओपेक्यू डिस्क लगा लीजिए कंडेंसर लेंस के जस्ट नीचे, या तो एक स्पेशल टाइप का कंडेंसर लेंस आता है जिसमें बीच वाला पार्ट पहले से ब्लैकड आउट होता है, तो उसकी वजह से लाइट वहाँ से इंटर नहीं करेगी तो साइड से जाएगी, यानी कि बात वही हो गई। नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है आगे चलते हैं। वही लिखा है, ड्यू टू विच द लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स कैन नॉट डायरेक्टली इंटर इनटू द ऑब्जेक्टिव। यानी कि यहाँ पे ये कहना है ड्यू टू विच, यानी कि जिसके कारण, यानी कि इसके इस स्पेशल टाइप के कंडेंसर के कारण कह लीजिए, और चाहे ये कह लीजिए कि ओपेक्यू डिस्क के कारण, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी के भी कारण हम ओपेक्यू डिस्क लेके चलते हैं, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आपको कंडेंसर वाला स्पेशल कंडेंसर लेंस में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वैसे तो होनी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हो सकती है, इसलिए मैं ओपेक्यू डिस्क लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ड्यू टू विच यानी कि जिसके कारण, यानी कि ओपेक्यू डिस्क के कारण द लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स, जो लाइट सोर्स से लाइट आ रही है वो कैन नॉट डायरेक्टली इनटू द ऑब्जेक्टेड, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव जो आपका ओपेक्यू डिस्क है वो ओपेक्यू डिस्क लाइट को, सेंटर ऑफ लाइट को रोक लेता है, तो वो डायरेक्ट कंडेंसर से होती हुई जाके उसके ऊपर नहीं पड़ जाती है, क्योंकि वो जो ओपेक्यू डिस्क है वो लाइट को रोक देता है, साइड से लाइट जाती है और वो कंडेंसर पर पड़ती है, और कंडेंसर पे पड़ने के बाद फिर वो कहाँ जाती है, फिर वो आपकी स्पेसिमेन के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर जाती है, और जो लाइट उस स्पेसिमेन से टकराती है वही आपकी स्कैटर्ड होके ऑब्जेक्टिव लेंस में जाती है, और जो उससे नहीं टच होती है वो वैसे ही लाइट बाहर की तरफ निकल जाती है। फिगर में आपको दिख रहा है, आप समझ गए होंगे। और जो लाइट उससे टकराएगी वो आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस में जाएगी और फिर वो वहाँ से आपकी आईपीस के द्वारा देख ली जाएगी। ख़त्म कहानी, ख़त्म। अब मैं समझ रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यार। अब जो चीज़ मैंने बोला है वही चीज़ फारसी में लिखी है, पढ़ दे रहा हूँ आपकी दिलासा के लिए। इट कैन पास थ्रू द आउटर एज ऑफ द कंडेंसर एट अ वाइट एंगल एंड स्ट्राइक द सैंपल एट एन ऑब्लिक्यू एंगल, ठीक है। यहाँ पे ऑब्लिक्यू हटा के डायरेक्ट एंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऑब्लिक्यू का मतलब होता है 90 डिग्री नहीं, बस वो 90 डिग्री से कम भी हो सकता है, 90 डिग्री से अधिक भी हो सकता है। तो इसलिए हम ऑब्लिक्यू को इतना ज़्यादा अहमियत ना देते हुए हम एंगल बोलेंगे कि ये खास एंगल पर गिरता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पे क्या कहा गया, इट कैन पास थ्रू द आउटर एज ऑफ द कंडेंसर, यानी कि जो कंडेंसर है उसके बाहरी एज से, एकदम बाहरी साइड से वो आपका बड़ी मतलब चौड़े एंगल में आपका इंटर करता है, एंड स्ट्राइक द सैंपल, यानी कि जो सैंपल है उस सैंपल को हिट करता है एक खास एंगल पर, ठीक है, एक खास एंगल पर। ऑब्लिक्यू का मतलब होता है, अब यहाँ पे जान ही लीजिए कि चाहे तो वो अधिक कोण होगा और चाहे तो वो न्यून कोण होगा, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए कि वो 90 डिग्री नहीं होगा बस। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि ये 90 डिग्री पे तो हिट नहीं कर रहा है, तो आप नॉर्मली बोलिए कि ये खास एंगल पर, एक एंगल पर वो सैंपल को हिट करता है। वो जो लाइट है वो एक एंगल पर, माफ़ कीजिएगा, एक एंगल पर लाइट उस जो भी आपका स्पेसिमेन है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसको जाकर हिट करता है। ओनली द लाइट स्कैटर्ड बाय द सैंपल रीचेज द ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर विजुअलाइजेशन। मतलब कि यहाँ पर ये कहा गया है कि वही लाइट, ओनली मतलब सिर्फ वही लाइट आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस तक पहुँचेगी जो आपकी सैंपल के द्वारा स्कैटर्ड हुई होगी, यानी कि जो आपकी लाइट सैंपल से टकराएगी और वहाँ से स्कैटर्ड होकर, वहाँ से फैल कर वो आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस पर जाएगी विजुअलाइजेशन के, यानी
मतलब कि देखने के लिए। यानी कि जो लाइट है जब वो स्पेसिमेन से टकराएगी, जो भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जो भी कुछ है, जब उससे टकराएगी तो वहाँ से वो स्कैटर्ड होके आपके ऑब्जेक्टिव लेंस में जाएगी और फिर वहाँ से हम आईपीस के माध्यम से देखेंगे। वही लाइट जाएगी। जो बाकी लाइट है, ऑल अदर लाइट, ठीक है, जो बाकी लाइट है दैट पासेस थ्रू द स्पेसिमेन, जो कि स्पेसिमेन को नहीं टच करेगी, वो वैसे ही बाहर निकल जाएगी। उसी की वजह से जो उसका बैकग्राउंड होता है वो तो डार्क होता है, लेकिन जो आपका स्पेसिमेन है वो आपका ब्राइट होता है। इसी की वजह से, क्योंकि जो लाइट स्पेसिमेन को टच नहीं करती है वो वैसे ही लाइट आगे की तरफ निकल जाती है। इसी की वजह से जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है उसमें जो बैकग्राउंड है वो तो डार्क होता है, लेकिन जो स्पेसिमेन है वो ब्राइट होता है, क्योंकि जो लाइट स्पेसिमेन के ऊपर पड़ती है वही लाइट स्कैटर्ड होकर फैल कर ऑब्जेक्टिव लेंस में जाती है और फिर वहाँ से हम आपके आईपीस के माध्यम से उस चीज़ को देखते हैं तो वो हमको चमकता हुआ प्रतीत होता है और बहुत क्लियर दिखाई देता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए हैं। तो आप हमको धीरे से प्यारा सा कमेंट कर देंगे हैं, और नहीं करेंगे हैं तो हम भी समझ जाएंगे हैं कि आप हमसे प्यार नहीं करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आ गई। चलिए अब इस टॉपिक को छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, आपको बता देता हूँ इसके किसी भी चीज़ में जो हम इसके पार्ट्स ऑफ, यानी कि किन किन पार्ट से ये मिलकर बना हुआ है, वो चीज़ें वही है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई है। सिर्फ एक चीज़ नया जुड़ जाता है जिसका नाम है ओपेक्यू डिस्क, और वो क्या करता है वो चीज़ें आपको समझ में आ गई है। वो सेंटर ऑफ लाइट को कंडेंसर पर पड़ने से रोकता है ताकि वो लाइट सेंटर में ना पड़ के साइड से पड़े। बात समझ गए ना? तो ये सब चीज़ें आपको माइंड में क्लियर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सब क्लियर है, तो हम इस टॉपिक को छोड़ के आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एडवांटेज ऑफ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। ठीक है, सिंपल सी बात है, वो भी देख लीजिए। तो इसमें इसका एक तरीके से एडवांटेज या फ़ायदा ये है कि इसमें जो रिजोल्यूशन है, जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का रिजोल्यूशन है वो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी से बेटर है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? यानी कि उसकी अपेक्षा, यानी कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी की अपेक्षा डार्क फील्ड में जो भी इमेज बनती है उसकी रिजोल्यूशन अच्छी होती है, वो इमेज उससे ज़्यादा बेटर होती है, साफ दिखाई देती है। बात की जाए इसके सेकंड की, तो जो इसमें इमेज का कंट्रास्ट होता है वो किसी भी सैंपल को, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको बिना स्टेन किए ही मेंटेन हो जाता है या इम्प्रूव हो जाता है, अच्छा हो जाता है। ठीक है, बिना उसको स्टेन किए, बिना स्टेनिंग की प्रोसेस किए ही उसका जो कॉन्ट्रास्ट है, जो एक तरीके से कह सकते हैं उसकी जो शार्पनेस है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। और इसके अलावा आपको सेल्स को मारना नहीं पड़ता है, यानी कि इसके माध्यम से हम लिविंग सेल्स को भी देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। यही सिंपल सा कहना है इसका। सांस तो लेने देवे। अक्सर कर ऐसा होता है कि बोलते बोलते एकदम सांस फूलने लगती है, सोचता हूँ कि ये पूरी लाइन कंप्लीट करके ही छोड़ूं। किसी को ऐसी आदत है तो मेरे को बताइएगा कि ये मेरा ही कुछ दिमागी डिफेक्ट है। मैं बताऊँ मालिक, तुम ना धीरे धीरे क्या है कि धीरे धीरे पागलपन की उस चरम सीमा की तरफ बढ़ रहे हो जहाँ पे एक इंसान एकांत में रहने की वजह से अपने वातावरण से प्रभावित होके इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व होता जा रहा है, और जिससे आपको कोई बचा नहीं सकता है सिवाय मेरे। तो इसलिए मेरे को निकालना मत मालिक, सिंपल सी बात है। अब टॉपिक पे ध्यान दो। चलिए इसकी क्या ही बात सुनना है। देखिए, तो नो सैंपल प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पे सैंपल को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। आपको जैसा सैंपल मिलता है उसको रख के आप एग्जामिन कर सकते हैं, और आप लिविंग सेल को भी एग्जामिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा इंसान है, ये एग्जामिन करने देगा। आगे सुनिए, यहाँ पे ये भी बात है कि यहाँ पे नो स्पेशल सेटअप रिक्वायर है। ठीक है, मतलब कहना ये है कि इसके लिए कुछ खास सेटअप वगैरह नहीं करना पड़ता है कि पहले स्टेन करिए, पहले स्टेनिंग से क्या होता है उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे ऐसी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसकी वीडियो, मतलब उसकी इमेज की क्वालिटी बढ़ाने के लिए हमें स्टेनिंग की प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम नॉर्मली भी वैसे ही देख सकते हैं। और अगर कोई ट्रांसपेरेंट कोई जीव है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उसको भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। इस वजह से देख सकते हैं क्योंकि जो उसका बैकग्राउंड है वो तो आपका डार्क होता है, तो उसकी वजह से ट्रांसपेरेंट चीज़ को देखने में आसानी होती है। अगर वहीं पे बात कुछ ऐसी हो कि जो उसका बैकग्राउंड वो ब्राइट हो, तो ऐसे में ट्रांसपेरेंट चीज़ों को देखने में कठिनाई होती है। तो इसीलिए वहाँ पे स्टैनिंग की प्रोसेस करनी पड़ती है, तब जाके आप कठिनाई पूर्वक उस चीज़ को देख पाते हैं। यही बात है कि यहाँ पे
कोई स्पेशल सेटअप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आप लाइट माइक्रोस्कोप को कन्वर्ट कर सकते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में। वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, क्योंकि ज़रा सा चेंजेस करने हैं वो आपका बन जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय। इससे लंबी वीडियो हो जाएगी तो भीख मांगना पड़ेगा। तो टाटा बाय बाय।